बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, वैसे सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स की हिस्ट्री में डोनाल्ड ट्रंप जैसा भी प्रेसिडेंट कोई नहीं आया होगा जो खुद इतना बिज़ी रहते हैं और पूरी दुनिया को इंगेज किए रखते हैं। हर रोज़ रात को कोई ऐसी स्टेटमेंट सुनने को मिलती है जो कि हर तरफ हेडलाइन बन जाती है। सुबह उठो तो फिर कोई नई स्टेटमेंट आती है, तो रोज़ कोई ना कोई वो बयानात जारी करते रहते हैं। और फिर इलेक्शन कैंपेन के अंदर वादे भी इतने किए, ख़ास तौर पर जंगों के हवाले से, कि वो भी पीछे पीछे भाग रहे हैं और हर जगह वही सवालात पूछे जाते हैं। लेकिन अनप्रेडिक्टेबल हैं, ये तो सभी कहते थे, और वो नज़र भी आता है कि वो एक दिन कुछ और होते हैं, अगले दिन कुछ और होते हैं, और उनकी पसंद और नापसंद बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है उनके फ़ैसलों पर। ये नज़र आता है बाकायदा तौर पर। अब ट्रंप आइंदा जुमे रूसी सदर पुतिन से मुलाकात करने जा रहे हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर वाज़े किया है। अब उसके साथ साथ एक और सिचुएशन जो चल रही है, वो एक तो यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ इंडिया और रशिया की जो ट्रेड चल रही है उस पर ट्रंप ने बड़ा सख्त किस्म का मौक़िफ़ रखा हुआ है। पहले तो इंडिया की और रशिया की दोनों की इकॉनमीज़ को डेड इकॉनमी कहा। रशिया की तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आया सिफारती सतह पर। फिर इंडिया के साथ जो ट्रेड चल रही थी उसमें वो 50% उन्होंने टैरिफ लगा दिया 25% से, और फिर साथ ये भी कहा कि मज़ीद जुर्माने भी हो सकते हैं। ये दोस्ती बड़ी गहरी थी नरेंद्र मोदी की और डोनाल्ड ट्रंप की। दोनों एक दूसरे की इंतखाबी कैंपेन्स चलाते रहे हैं। एक दूसरे के बारे में जब इंतखाबात हो रहे थे तो सोशल मीडिया पर या जलसे जुलूसों के अंदर जिक्र करते रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया हैरान है कि ये आखिर यकदम इतना बड़ा यू टर्न क्यों आया है। अब इस तमाम सूरत हाल के हवाले से जब भारत पर यह टैरिफ लगा तो एक तो भारत जो है वो चाइना की तरफ राग़िब होना शुरू हो गया। नरेंद्र मोदी गालिबन पहली दफ़ा चीन का दौरा करने जा रहे हैं, वहाँ पर ताल्लुकात को कुछ बेहतर किया जा रहा है। और भारत और चाइना के ताल्लुकात माजी में कुछ अच्छे नहीं रहे, और नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में ही बायकॉट चाइना की एक कैंपेन बाकायदा तौर पर चलाई गई थी। तो क्या इस मुलाकात से वो कुछ हासिल कर पाएंगे, या ये सिर्फ प्रेशर डालने के लिए है, एक अच्छी डील निगोशिएट कर ली जाए डोनाल्ड ट्रंप से ट्रेड के हवाले से। दूसरी जानिब मोदी ने पुतिन से भी राब्ता किया है और वो भी भारत का अनकरीब दौरा करेंगे। लेकिन कुछ दौरे जो कि पहले से तयशुदा थे भारत के, वो यूएस के हवाले से थे कि यूनाइटेड स्टेट्स में भारत के कुछ वफूद ने जाना था और ख़ास तौर पर उनसे असलहा ख़रीदना था। वो डील्स जो थी वो चल रही थी, तो वो दौरे भी मनसूख हो गए हैं। कुछ न्यूज़ आउटलेट ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ट्रंप इक़दामात का असर भारत रूस से तेल की ख़रीदारी कम करने पर आमादा हो गया है। तो ज़रा ये जो उलझी हुई तमाम सिचुएशन है, इसको ज़रा सुलझाने की या समझने की कोशिश करते हैं अपने तज्ज़ियाकारों की ज़ुबानी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं नजमुल साकिब साहब, ज़फ़र हिलाली साहब और पीजे मीर साहब। नजमुल साकिब साहब, आए दिन कोई ना कोई नए बयानात आते रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप के, लेकिन अब जो इंडिया के साथ जो ट्रेड वॉर जिस नहज पर मौजूद है और जो ताल्लुकात इस वक्त ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि इंडिया कोई ऐसा प्लान पेश करे या डोनाल्ड ट्रंप को राज़ी कर सके कि वो रशिया के साथ भी करता रहे ट्रेड और अमेरिका को भी राज़ी रख सके? ये जो सवाल आपने किया है, ये इस वक्त कम से कम साउथ एशिया में, जनूबी एशिया में, वो तमाम लोग जो कि स्टैटिस्टिक्स पे बिलीव करते हैं, जिनको अदाद व शुमार का मसला है, जो इकनॉमिक्स यानी माशियात की बात करते हैं और ख़ास तौर पे तिजारत, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट्स पे उनकी नज़र है। ये सवाल उनकी नज़र में भी है। हमारी नज़र में ये है कि सिर्फ माशी नहीं है, इसमें सिफारती मामलात हैं, इसमें सियासी मामलात हैं, इसमें स्ट्रेटिजिक मामलात हैं, तस्वीराती मामलात हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो सारा हिसाब किताब हमारे सामने आपने जो अपने इंट्रो में पेश किया है, इसको सबसे पहले जो गुत्थी सुलझाने वाली है वो ये कि इंडिया एज वी स्पीक इस वक्त उसको क्या सामने नज़र आ रहा है और क्या नज़र नहीं आ रहा, और उसके बाद आपके सवाल का जो है वो तफसीली जवाब हमारा पैनल आपको देगा। देखिए, चाइना के साथ उसके ताल्लुकात ख़राब थे और ख़राब हो गए हैं,
और उसमें वो अब अमेंड करने की, यानी वो उसको मेंड करने की कोशिश कर रहा है, हालात को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा जब न्यू दिल्ली से बात जाएगी बीजिंग में, तो वो ये नहीं है कि बड़े चाव से जाएंगे, वो अभी इस वक्त उनके सर पे पड़ी हुई है कुल्हाड़ी, यानी वो जो है ना एक तलवार लटक रही है। ये होगी चाइना की बात। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने जो इंडिया के साथ जो शाइनिंग इंडिया और राइजिंग इंडिया को उसने डिक्लाइनिंग इंडिया बना दिया है। और ये सिर्फ एक बात नहीं है कि आपने जो है वो यानी रूस का क्यों साथ दिया, यूक्रेन वॉर में क्यों आपने वो चले गए, तेल क्यों खरीद रहे हैं, तेल खरीद के आप सस्ते दामों रूस से खरीदते हैं, दुनिया को आप महंगे दामों बेचते हैं। ये सारी बातें अपनी जगह पे हैं। जो असल बात है वो ये है कि आप हमारा काम ठीक नहीं कर रहे इलाके में। वो काम जो कि मुख्तस किया गया था इंडिया को, यूनाइटेड स्टेट्स ने ओवर द ईयर्स उनकी जो यानी फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी है, उसमें इंडिया का कोई काम था। उसमें उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने चाइना कंटेनमेंट की बजाय उसने अपने ताल्लुकात जो हैं वो रूस के साथ इतने कर लिए गर्मजोशी के साथ कि अब मुसीबत पड़ गई कि उसका फोकस किधर है। तो यहां से आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी निकल गया। अब आ जाके यूरोप से तो ऑलरेडी उन्होंने लड़ाई की हुई है। कनाडा जो है वो हरजीत सिंह आपको निजड़ याद होगा, उधर वो टेररिज्म के मसाइल हैं। कनाडा बहुत खुश है बाय द वे, ये जो लग रहे हैं ना 50% ये टैरिफ इंडिया पे। अच्छा, अब आ जाए इलाके में। इलाके में एक भी मुल्क नहीं है, चाहे श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोई एक मुल्क बता दे जो इंडिया से खुश है। तो आपको नजर आएगा कि आ जाके उसको सिर्फ एक सहारा नजर आया है, उसको हम कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। और इसीलिए अगर आप कल की उनकी पढ़े ना वो ट्वीट जो उन्होंने कहा है, आई वॉन्ट टू टेल माई डियर फ्रेंड मिस्टर प्यूटन, उनको अचानक पता लगा है, उनको अचानक ख्याल आया है कि अगर इस तरफ से भी इनकार हो गया, इधर से भी कोई मदद ना मिली, तो फिर होगा क्या, पूरी दुनिया में आप आइसोलेट हो जाएंगे। तो ये तो मैंने आपको बताई है फौरी तौर पे कि इंडिया का इस वक्त कंसर्न क्या है। अब ये है कि क्विकली देख लेते हैं कि ये जो 50% टैरिफ्स हुए हैं आए दिन के, जो आपका टैगलाइन है कि ट्रंप की जद में, एक्सक्लूसिवली देख लेते हैं कि इसका फर्क क्या पड़ेगा। सबसे पहले फर्क पड़ेगा आपकी मार्केटिंग पे। जो दुनिया भर के ममालिक आपसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, वो देखेंगे यार ये तो गलत सौदा है, क्योंकि हमने अगर जारी रखा इनके साथ तो अमेरिका की नजर पड़ेगी, क्योंकि वो थर्ड कंट्री पे भी नजर रखते हैं। अच्छा, 87 बिलियन डॉलर की फिगर कैलकुलेट की गई है। 87 बिलियन डॉलर जो हैं वो आपके दाएं बाएं हो जाएंगे। ये अगर 50% जो है वो ऑलरेडी इस पे अगर अमल दरामद शुरू हो गया, जिसमें आपकी टेक्सटाइल है, आपका फुटवेयर है, आपकी ज्वेलरी है, आपके वो नहीं होते जो यानी कीमती पत्थर जो हैं। अच्छा, उसके बाद ये कि आपकी जहां तक बरामदात का, इंडिया की बरामदात का ताल्लुक है, जो वो एक्सपोर्ट्स करती है, 5%, 10%, 15% की बात नहीं हो रही, 55%, 55% इसकी बरामदात पे असर पड़ेगा। और वो जो शाइनिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया की वो जो आपकी जीडीपी थी कि जी 6 से हम पता नहीं 12 पे ले जाएंगे, वो या तो 5-6 से आ जाएगी 4-5 पे, या 4.5 पे कहीं रुकेगी। ये एक बहुत ही बड़ा इसको यानी धक्का है। सिफारती तौर पे भी क्विकली बता दूं कि इंडिया जो पाकिस्तान को सिफारती तन्हाई का शिकार करना चाहता था, जयशंकर साहब, अजीत डोवल साहब, खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब अपनी तकरीरों में कह चुके कि हम वी विल मेक श्योर दैट पाकिस्तान इज आइसोलेटेड पॉलिटिकली एंड डिप्लोमेटिकली। अब देखिएगा कि ये वक्त का पहिया कैसे चल रहा है कि पाकिस्तान नहीं कर, ये सारा कुछ पाकिस्तान ने किया है? बिल्कुल नहीं, ये पाकिस्तान ने नहीं किया, और खुद ब खुद जो है वो उस तरफ जा रहा है। और उसमें अगर आप कहें कि वहां की ऑपोजिशन जो है वो ये कह रही है और वो कह रही है, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि ऑपोजिशन दुनिया में हर जगह जो है। आखिरी बात इस वक्त की होता यह है कि जब ट्रंप साहब या प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका किसी के खिलाफ होते हैं ना, तो दूसरे लोग देखिए, इलॉन मस्क जो कि पहले दोस्त था फिर दोस्त नहीं रहा, उसने बाकायदा तौर पे जो है वो मोदी हुकूमत के खिलाफ
भारत में मुकदमा कर दिया है ट्विटर कि ये का। जो मेरा एक्स है उस पर इन्होंने खामखा की कदगने लगाई हुई हैं। तो ये है सारी सूरत हाल का मुख्तसर जायजा। हिलाली साहब, रशिया के और इंडिया के ताल्लुकात कोई नए तो नहीं हैं, ये तो बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। तो इस सब सिचुएशन के अंदर मोदी को एक सर्वाइवल की जंग जो वो लड़ रहा है वहाँ पर, और प्रेशर जो यूएस से आ रहा है, वो लाजमी तौर पर उसको पॉलिटिकली वहाँ पर फेस भी करना पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इस पॉलिटिकल प्रेशर से क्या भारत निकल पाएगा, और क्या, क्योंकि चाइना और रशिया भी आपस में क्लोज हैं, तो क्या कोई रशिया किरदार अदा कर सकता है मजीद फासला करने के लिए यूएस से इंडिया को और चाइना के करीब लाने के लिए? मुझे पता नहीं है मैं आपका सवाल ठीक से समझाऊं कि नहीं, मगर मेरा ख्याल में अगर आप लोग ये समझते हैं कि ट्रंप का ये जो हरकतें हैं इट हैज़ एनीथिंग टू डू विद इकोनॉमिक्स, ये बिल्कुल गलत है। इससे पहले 0.5% अपना तेल रूस से ख़रीदता था हिंदुस्तान, और किसी को कोई परवाह नहीं था, ना रूस को था ना अमेरिका को था। बल्कि मैं आपको बताऊंगा कि जब जंग शुरू हुआ यूक्रेन का, तो लोग कहते हैं कि अमेरिका बड़ा खुश था कि इंडिया जो है, इंडिया को तेल अब खरीद रहा है रूस से, इसलिए कि फिर वो जो सैंक्शंस लगाया था दूसरों लोगों ने, वो फिर उसका नतीजा ये होता कि ये तेल का कीमत बहुत कम हो जाता और अनस्टेबल होता। तो वो स्लैक को पिकअप करने के लिए बड़े खुश थे। अमेरिका खुश था कि इंडिया खरीद रहा है रूस का तेल, तो तेल की जो मार्केट है वो स्टेबल रहेगी। जो हम खरीदते थे वो अमेरिका खरीद रहा है, वो इंडिया खरीद रहा है। बात असल ये है, तो इसने बता दिया है आपको ये क्यों शोर कर रहा है ट्रंप। शोर ट्रंप इसलिए कर रहा है कि वो कहता है कि ये हम प्रेशर लाना चाहते हैं यूक्रेन पे, ये ट्रंप का है, नॉट बाइडेन। हम प्रेशर लाना चाहते हैं यूक्रेन पे, और इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया जाके उनको इतने सारे पैसे दे रहा है, इंडिया तो उनका पूरा जंग को फाइनेंस कर रहा है। लिहाजा मत खरीदो मूडी, मत खरीदो। मूडी साहब ने जवाब दे रहे हैं, इनफॉर्मली उन्होंने क्या है, अनऑफिशियल जवाब ये था कि इससे सस्ता, पहले तो कुछ पता नहीं $10 का हमें तेल सस्ता दे रहा है रूस, के हमें इनकरेज करने के लिए। हम हाँ उनको पैसे चाहिए, मगर हमें भी तो पैसे चाहिए, हमें सस्ता तेल मिल रहा है, तो तुम्हें क्या देख तुम और हमारा 35% तेल अब रूस से आ रहा है। हम सस्ता तेल एंड रेडिली अवेलेबल, और वो तेल जो है हम रिफाइन करते हैं हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान से फिर वो तेल को हम एक्सपोर्ट करते हैं एट अ प्रॉफिट। ह्यूज इकोनॉमिक डिविडेंड फॉर इंडिया। सवाल ही नहीं पैदा हो सकता है कि इंडिया की इकोनॉमी इसको बर्दाश्त करे। तो हम नहीं करते आपकी बात, हम नहीं मानते आपकी बात, हम तेल लेते जाएंगे रूस के साथ। तो दिस इज द रीजन। दोनों की इकोनॉमी, एक का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, यूक्रेन को बॉयकॉट करो, यूक्रेन के पास रशिया को बॉयकॉट करो, हम सैंक्शंस लगाते हैं, रशिया के पास पैसे नहीं होने चाहिए, अगर पैसे होंगे लड़ेगा, अगर नहीं होंगे वो सीज फायर की तरफ जाएगा। और इंडिया नहीं, हमें तो बहुत सस्ता तेल मिल रहा है, $10-12 सस्ता हो गया, हम तो लेते रहेंगे। दैट इज द रीजन। तो हिलाली साहब, आपको क्या लगता है इंडियन पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा इसका नरेंद्र मोदी के लिए इंटरनल? देखिए, नरेंद्र मोदी के जो हालात बुरे हुए हैं हिंदुस्तान में, वो इसलिए नहीं हुए हैं। देखिए, अब वो क्या कर सकता है आप बताएं? क्या वो कैपिचुलेट कर देगा, मान जाएगा रूस की बात, अगर अमेरिका की बात? अगर वो मान जाएगा तो शायद उसकी नौकरी चले जाएगी अगले इलेक्शन में, शायद बिहार के इलेक्शन में उसकी नौकरी चले जाए। क्या वो लड़ेगा? और अगर वो लड़ेगा तो $87 billion of Indian exports will be lost। अमेरिका और भी टैरिफ लगा देंगे, आने ही नहीं देंगे। और देखिए, ये जो ट्रंप कह रहा है कि इंडिया के साथ जो उसकी नाराजगी है वो इसलिए भी है, वो कहता है यार ये कमाल के लोग हैं,
ये जो हमारे प्रोडक्ट्स को इनके मुल्क में आना नहीं देते हैं इसलिए कि ड्यूटी इतना लगाया है, और अब वो बेनिफिट लेना चाहिए, अब वो बेनिफिट लेना चाहते हैं कि हमने ये जो जंग हो रहा है उससे और हमारे जो टैरिफ पॉलिसीज उससे भी वो बेनिफिट लेना चाहते हैं कि करंट मार्केट प्राइस तेल का कम करके उधर खरीदो। ये व्हाट काइंड ऑफ एन इकोनॉमी इज इट? तो उसने उनको क्रिटिसाइज किया है, और साथ साथ उसने ये भी कहा है, मैं फिनिश करता हूं, कि देखिए इंडिया का स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस जो है अमेरिका के लिए, अगर इतना स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस होता उनके पास तो ये नहीं करता ट्रम्प। तो दिस शोज कि इंडिया का स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस भी नहीं है, इतना है कि वो इंडिया की बात माने। तो आई थिंक वी शुड रीअसेस द इंडियन रिलेशनशिप विद अमेरिका, इंडिया का कितना इंपॉर्टेंस है अमेरिका को, बिकॉज इससे लगता है कि कोई खास नहीं है। अच्छा मीर साहब, एक तो आपको क्या लगता है कि ये जो प्रेशराइज किया जा रहा है भारत को ट्रम्प की जानिब से, इसकी बुनियादी वजह क्या कोई यूक्रेन रशिया वॉर ही है या कोई और काम वो उससे लेना चाहता है, या आपको लगता है कि इस तमाम तर सिचुएशन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ प्रेशर करके अपना टैरिफ कम कराना चाहता है, जो कि अभी जिसका हिलाली साहब ने जिक्र किया कि जो टैक्सेस ज़्यादा लेता है इंडिया के अंदर कोई चीज़ आती है तो जो है वो हमेशा इंडिया को अपना पिट्ठू रखेगा फॉर सेंचुरीज, एज लॉन्ग जब तक इसके जो आपके लोग के रिलेशंस चाइना और रशिया के साथ ठीक नहीं होते हैं। ये इसका फाइनल फ्रंटियर है। ये एक दूसरा ये है, इंडिया को प्रेशराइज कर रहा है, और उसकी जो स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट ट्रम्प की, आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट हिपोक्रिटिकल स्टेटमेंट्स यू विल एवर कम अक्रॉस। कि उसने कहा है कि नरेंद्र मोदी डजंट केयर अबाउट द पीपल, अबाउट द किलिंग्स इन यूक्रेन। तो माय काउंटर क्वेश्चन कम्स इन, डू यू केयर अबाउट द किलिंग्स इन पैलेस्टाइन एंड कश्मीर? You don't, take India on that, because आपका इंटरेस्ट यहाँ है रशिया के साथ, क्योंकि आप अभी 15 तारीख को मिलेंगे, इसको अलास्का के अंदर इनके दोनों की मीटिंग होगी, तो उसके अंदर आप क्या करेंगे? यूक्रेन वॉर तो डिस्कस होगी, लेकिन यूक्रेन वॉर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर अमेरिका एज टू व्हाट द इकोनॉमिक एस्पेक्ट इज कंसर्न। आप इकोनॉमी डिस्कस करेंगे, आपके जो इकोनॉमिक टाइज हैं उनको रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज ऑफ द यूक्रेन वॉर आपने देखा है कि पूरी दुनिया को एक इफेक्ट आया, महंगाई इमीडिएटली बढ़ गई आपकी, और वो हिट अमेरिका को सबसे ज्यादा की है क्योंकि बहुत बड़ी इकोनॉमी है। सो इसके बड़े मैं समझता हूँ कि ट्राइलैटरल इफेक्ट्स होंगे, मल्टीलैटरल इफेक्ट्स होंगे रादर, कि जो कि इनकी बातें होंगी। हम कहते हैं जी यूक्रेन पे जरूर बात होगी, करेगा बात, but at the end of the day there are other issues as well। याद रखना, अमेरिका जब भी कुछ करता है वो अपना मुफाद हमेशा देखता है। अभी उसने कहा है ना, आर्मीनिया और इसकी क्या कहते हैं, ये अजरबैजान की जंग उसने खत्म करा दी, ये कर दिया। साथ ही उसने 99 ईयर की लीज भी तो ले ली है ना उनसे, कि ऑयल एंड गैस एंड पेट्रोलियम एंड आईटी को एक्सप्लॉइट करेंगे थ्रू वन ऑफ देयर कंपनीज। तो नथिंग, देयर इज नो फ्री लंच। सो एट द एंड ऑफ द डे वो करेगा। और क्या ये जंग कितनी पुरानी है? ये है, आई टेल यू, दिस इज फ्रॉम 88 टू 86 की है, समथिंग लाइक दैट। नहीं, 94 की है। 88 टू 94 की जंग है। किसकी है? नगोर्नो बराख, ये एक जगह कराबाख, उस एरिया की जंग है। ठीक। आर्मीनिया ने 72% एरिया तो ले लिया उनसे, अजरबैजान ने आर्मीनिया से। अब उसने कॉरिडोर बनाया है, कॉरिडोर के अंदर वो जो बनेगा कॉरिडोर, वो पीस कॉरिडोर, वो भी कह रहे हैं जी कि ट्रंप का ही नाम डालो उसके अंदर। वो ट्रंप साहब ने आज कह भी दिया कि रशिया ने इतने अरसे से इस जंग को खत्म नहीं करा सका, जो मैंने करवा दिया। लेकिन आपको लगता है कि इट्स बिटवीन रशिया एंड यूएस, वो प्रेशर बिल्ड करना चाहता था, दो हाथियों के दरमियान इंडिया रगड़ा गया? एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। ये उसने बड़ा जबरदस्त अपना एक कार्ड खेला है। लेकिन याद रखना, ये जंग जो है ये खत्म नहीं हुई है, ये सीज फायर हुई है। ये उधर भी कहता है कि मैंने जंग खत्म करानी है पैलेस्टाइन में। इंडिया पाकिस्तान की तो बात ही नहीं करता, मैंने सीज फायर कराया है, क्योंकि इंडिया ने भी डिनाई कर दिया है। अब मुसीबत ये है कि जो मोदी साहब हैं, इनके आगे ऑपोजिशन बहुत है। लेकिन याद रखना, ये भी प्रीमेच्योर है जो हम बात कर रहे हैं। ये 27 अगस्त के बाद पता चलेगा कि एक्चुअली होता क्या है। वो भी टाइम है ना, 27 अगस्त तक नेगोशिएट किया जा सकता है, इंडिया कर सकता है। जी नजूर साहब, दो बातें
दो तीन छोटी छोटी बातें। पहली बात ये है कि वो लोग जो इस वक्त असेस कर रहे हैं पूरी दुनिया में कि अमेरिका क्या कर रहा है इंडिया के साथ, तो ये हालात जो हैं कुछ अर्सा पहले नहीं थे और ये हालात कुछ अरसे बाद नहीं होंगे। ये नहीं होगा कि हमेशा के लिए इंडिया जो है वो यानी बहुत बड़ा दुश्मन बन जाएगा और अमेरिका फलाना हो जाएगा। यही डोनाल्ड ट्रंप साहब, बैद नहीं है, यही डोनाल्ड ट्रंप साहब कोई वाक़या आ जाता है, इलाकाई होता है या इंटरनेशनल कोई ऐसा इवेंट हो जाता है जिसमें उनको इंडिया की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सारा कुछ जो है वो यानी रिवर्स हो जाएगा। और अगर आप पिछले 4-5 यानी अदवार देखें, जो भी प्रेसिडेंट आया है उसने पिछले प्रेसिडेंट के तमाम मामलात जो हैं, मसलन WHO में से निकल जाएं, एक कहता है जी आ जाएं, एक कहता है जी यानी आप क्लाइमेट चेंज में आ जाएं, नहीं जी क्लाइमेट चेंज से निकलना है। तो आप देख रहे हैं कि एक पैटर्न नज़र आता है, लिहाजा खुश होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और दूसरा इसका एंगल जो इस वक्त को बड़ी फौरी तौर पे बताऊंगा कि अगर दुश्मन मुसीबत में पड़ता है तो खुशियां नहीं मनाई जानी चाहिए, उसमें सिर्फ हमने ये देखना है कि हम इसको किस तरीके से डील करें कि ये सारे का सारा तूफ़ान जो उठा हुआ है, अभी तो 19% है पाकिस्तान पे, ये सारे का सारा जो तूफ़ान उठा है ये हमारी तरफ रुख ना कर ले। और सबसे बढ़ के कि अगर टेक्सटाइल में यानी इंडिया का यानी महंगी हो जाएंगी चीज़ें, तो पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो हैं, चूँकि ज़्यादातर उनका 95% से ज़्यादा टेक्सटाइल है अमेरिका के साथ, तो वो देखें कि किस तरीके से वो वाली स्लॉट जो है वो किस तरीके से पाकिस्तान कर सकता है। हमें ये करना चाहिए बजाय इसके कि हम खुश हों कि इंडिया के साथ देखें जी ये हो रहा है और वो हो रहा है। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ये एक अहम पॉइंट है और इसके हवाले से जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि अगर ये गैप बनता है तो हम उसको कवर कर सकें, तो इसलिए हुकूमत को इस हवाले से भी सोचना होगा। एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी मौजू को आगे बढ़ाएंगे एक और एंगल के साथ। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। जो कि पिछले हिस्से में बात हो रही थी कि कहाँ पर ऐसी बात हुई कि ये भारत और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो अनएक्सपेक्टेडली थोड़े बिगड़ना शुरू हो गए, तो वो ज़रा इस हिस्से में तफसीलन उस पर बात कर लेते हैं। एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है जिसमें कुछ बातें उनकी जानिब से रिपोर्ट की गई हैं। वो शामिल करने से पहले जो एक क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप लेते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया की जंग में सालसी का किरदार अदा किया, उन्होंने आज भी वो क्रेडिट दोहराया और बताया कि दो न्यूक्लियर ममालिक जो है वो वॉर के अंदर थे, तो ये पूरी दुनिया के लिए ख़तरा हो सकता था। साथ उन्होंने ये भी कहा कि जहाज़ गिर रहे थे और वो सिचुएशन को थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया कि ये उनका क्रेडिट था, और उन्होंने कहा कि ये तिजारत के ज़रिए उन्होंने ये तमाम काम किए और ये रिपीटेडली वो बहुत दफ़ा कह चुके हैं। भारत ये नहीं तस्लीम कर रहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने सालसी की है, लेकिन भारत ये ज़रूर तस्लीम कर रहा है कि जब भारत की जानिब से हमला किया गया और पाकिस्तान ने जवाब दिया तो अमेरिका ने कॉल करके भारत को बताया कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है, जिसके बाद ये सीज़ फायर हुआ। अब जो रिपोर्ट ब्लूमबर्ग के सामने आई है इसमें यह बताया गया है कि ट्रंप और मोदी के दरमियान एक कशीदा टेलीफोन कॉल हुई है जिसने भारत से मुतल्लिक दहाइयों पुरानी अमरीकी पॉलिसी को जो है वो तब्दील कर दिया गया है। और ये 17 जून को भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ एक फ़ोन कॉल में हुई, जब G7 से डोनाल्ड ट्रंप पहले आ गए थे। उन्होंने कहा मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है जो मुझे निपटाने हैं, इसलिए मैं जा रहा हूँ, और नरेंद्र मोदी से वहाँ पर उनकी मुलाकात नहीं हो सकी थी G7 की जब ये समिट हो रही थी। उसके बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात या लंच जो तय था वो हुआ, और उससे पहले ये कॉल हुई, तो इसका मुकम्मल अहवाल दिया गया है। तो इस सिचुएशन में इस रिपोर्ट के अंदर पाकिस्तान का पलड़ा अब ज़रा भारी दिखाई दिया गया है। ज़फ़र हलाली साहब, फ्रॉम कुछ अरसे को देख लें, पिछले कुछ अरसे को, तो पाकिस्तान बहुत अच्छे अल्फाज से अमेरिका उसको नवाज रहा है या तारीफ़ें कर रहा है, और ये जो सिचुएशन थी जिसमें इस रिपोर्ट के अंदर भी कहा गया या इंडियन मीडिया इसको ख़ास तौर पर कुछ रिपोर्ट कर रहा है कि नरेंद्र मोदी इसलिए भी लंच पर नहीं गए जो डोनाल्ड ट्रंप ने उनको बुलाया था कि कहीं ये आमने सामने मुलाकात ना करवा दी जाए फील्ड मार्शल की और नरेंद्र मोदी की। तो आपको क्या लगता है कि ये एक कॉल ही बायस बनी इस कशीदगी की?
मेरे ख्याल में कुछ काफ़ी हद तक ये सच बात है, और ये भी सच बात है जो आप कह रहे हैं कि मूडी जो वो सोचता है कि ये ट्रम्प भाई अजीब सा आदमी है, कुछ भी कर सकता है, और अगर मुझे फिर मिला दिया आसिम मुनीर के साथ तो मैं तो तबाह हो जाऊंगा। मैं घर जाके किस किस्म का शक्ल दिखाऊंगा। तो यस, इट्स वेरी पॉसिबल कि उसका एक फियर था, मगर मेरा अपना ख्याल ये है कि जो ट्रम्प कॉल में बार बार मूडी ने इसको कह रहा था ट्रम्प को कि नहीं ऐसी बात नहीं है, वो हम नहीं, आई कैन नॉट लेट थर्ड पार्टीज इंटरवीन, और ये नहीं हो सकता कि हम मीडिएशन पे जाएं, और बता रहा था कि आपको जो प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया इन सो मेनी वर्ड्स कि आपका जो ख्वाहिश है आप एक नोबेल है वो सब गलत है, इसलिए ये सब गलत बात हुए, रूमर्स फैले हुए हैं और खास तौर हिंदुस्तान में, और आपका कोई हिस्सा ही नहीं है इस काम में, यू हैव नथिंग टू डू विद इट। हम तो बार बार कहते हैं कभी मीडिएशन नहीं एक्सेप्ट करेंगे, थर्ड पार्टी ये वो। तो मेरा ख्याल में इस पे ट्रम्प वाकई नाराज हुआ और कहता है यार मैं तो अभी जा रहा हूँ नोबेल प्राइज के लिए, ये तो मेरा लाइफ लॉन्ग एम्बिशन है, ये मुझे हासिल करना है, और सबको मैंने बता दिया, और ये आदमी कहता रहता है नहीं तुमने हिंदुस्तान पाकिस्तान का कुछ नहीं किया, ये नहीं हो सकता, मत करो। तो आई थिंक दैट इज डेफिनेटली अ रीजन व्हाई ही मस्ट हैव बीन एंग्री, कि क्यों इसके साथ गुस्से में था। बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ ये हो सकता है। मीर साहब, आपको भी यही लगता है? और फिर ये सालसी किसने कराई अगर भारत नहीं मान रहा? हालांकि ये ज़रूर मान गया कि पाकिस्तान एक बड़ा हमला करने वाला था, और उसके बाद फिर उन्होंने सीज फायर कर दिया। देखिए, इंडियन पार्लियामेंट में राहुल गांधी शोर कर रहा है, बताओ बोलो बोलो, नरेंद्र मोदी बोलता नहीं है। सीज फायर हमने खुद की है, क्रेडिट वो लेके जा रहा है। आर्मी चीफ, आपका क्या ख्याल है, उनके विम्स के ऊपर काम करेगा? हमारा आर्मी चीफ खुद काम करेगा अपनी सालमियत के लिए, अपनी डिफेंस के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए। वो इनकी बातें जो मर्जी ये करने की कोशिश करें, नहीं होगा। हाँ, अगर आप कहते हैं डेमोक्रेसी, तो फिर हमारे पास वजीर आजम है, आप इनको इन्वाइट करें ना, आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट करें। अगर आपने कोई तजारती बात करनी है, पहले आपने 25 ठोक दिया, क्यों 25 क्यों ठोक दिया? साथ आप कह रहे 500 बिलियन का आपने बिजनेस करना है, साथ आप उनको तड़ी देते थे 27 अगस्त की के 500 आपको 50% में कर दूंगा, हो सकता है मैं ज्यादा भी कर दूं। सो व्हाट इज दैट ऑल अबाउट? इट इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग, देयर इज नथिंग एल्स इनटू इट। सब पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग होती है। जहां आपकी बात सही होगी, जिस तरह हमने आपने पिछले सेगमेंट पे एक रिमार्क छोड़ा था, अभी तो टाइम है ना, कोई पता नहीं कल वो गिर जाए। हाँ जी, आप इसको काम कर दें, हम आपके साथ हैं यहाँ, हम रशिया से नहीं। लेकिन रशिया 30% जो तेल है वो हिंदुस्तान को एक्सपोर्ट कर रहा है, 30% एट अ वेरी गुड रेट। सो विल इंडिया कैपिचुलेट देयर और नॉट, ये भी देखा जाएगा आगे। आपने हमें तो कर दिया ना कि जी ह्यूस्टन से तेल ले लो, वो सिर्फ ऑयल नहीं दे रहा, बल्कि वो असलहा भी दे रहा है, S-400, वो डिफेंस सिस्टम, सब कुछ। ये एक और चीज आपने एक और चीज बड़ी रेज कर दी, क्या इंडिया आइसोलेट रह सकता है कि जो उसका नेटो का कैलिबर है 7.62 वो किसी और कैलिबर में जाएगा, व्हिच मींस री-ओवरहॉलिंग द एंटायर आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया? क्या विल इट बी इन अ पोजीशन टू डू इट? तो इनके पास, उन्होंने बड़ी बड़ी जगह से इनको पकड़ा हुआ है, तो ये अभी आप देखेंगे 27 तक क्या होता है। हिलाली साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे इसमें? जल्दी से मैं ये बता दूं कि मैं भी बिल्कुल आई एम एट वन विद एवरीबॉडी हु सेज कि ये 30 साल का जो रिलेशनशिप लगा है अमेरिका और इंडिया को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ये ख़त्म नहीं होने वाला है। और अगर ऐसा लग रहा है कि ये ख़त्म हो गया है, ये आप देखेंगे कि कुछ दिनों में अभी भी कंसेशंस जो हैं ट्रम्प ले सकता है इनसे। मिसाल के तौर पे वो कह रहे हैं कि वी हैव विड्रॉन, इंडिया कह रहा है कि हम वो फाइटर्स नहीं लेंगे, कल कह देगा वो फाइटर्स लेंगे, ट्रम्प कहेगा कि मैंने भी कंसेशन जो टैरिफ लगाया था कम कर दिया है। नो, इट विल नॉट लास्ट। बिल्कुल सही कह रहे हैं सब लोग, ये चलेगा नहीं, मगर इस वक्त चल रहा है। और दूसरी बात है, तो मैं तो बड़ा खुशी कर रहा हूँ, और क्यों नहीं करूँ, अगर इनके साथ ये इतने हमें लेक्चर्स देते हैं कि पॉलिटिकल रिलेशंस और डिप्लोमेसी कैसे होना चाहिए, दे हैव मेड अ मेस ऑफ देयर रिलेशनशिप विद अमेरिका। क्यों नहीं खुश हूँ, मैं तो खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। नजमुल साकिब साहब, एक तो जब ये सीज फायर हुआ था दोनों ममालिक के दरमियान,
तो जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उस वक्त कहा था कि ये दोनों ममालिक किसी तीसरे मुल्क में बैठकर, फरीक मुल्क में बैठकर आपस में बातचीत तय करेंगे। तो क्या ये वो मौका था जब फील्ड मार्शल भी अमेरिका में थे, नरेंद्र मोदी की भी टेलीफोन एक कॉल हुई उस मुलाकात से पहले, वो तीसरा मुल्क क्या उस वक्त पॉइंट आउट किया गया था कि अमेरिका है? इसमें आप इस स्टेटमेंट को वो लें जो कि एक रो है स्टेटमेंट्स की डोनाल्ड ट्रंप साहब की, जो वो उस कहते थे जी 2 हफ्ते में ये होने वाला है, 1 हफ्ते में ये होने वाला है, और फिर होता नहीं था, और होता वही था जो उनके जो एडवाइज़र्स हैं जो कि नेशनल इंटरेस्ट में है इसके यूनाइटेड स्टेट्स के, वो इस तरह की स्टेटमेंट्स आती रहती हैं, इनको ज़्यादा सीरियसली ना लें। और मीडिएशन पाकिस्तान और इंडिया में अमेरिका जो मर्जी कर ले, देखिए हमारे यहाँ बहुत सारी बातें होती है, इंडिया को ये करना चाहिए, इंडिया को ये करना चाहिए, अब तिजारत शुरू करनी चाहिए, अब इंडिया को ये, और बाबा इंडिया की सूरत हाल तो देखें, उसने अभी अभी ये बनियानन मरसूस भुगता है, उसके राफेल तैयारों का हाल देखें, उनकी फौज का मोराल देखें, उनकी एयरफोर्स की सूरत हाल देखें, और फिर उसके बाद ये देखें कि सिंध तास मुआहदा हो, चाहे 5 अगस्त 2019 के बाद की सूरत हाल कश्मीर के बारे में हो, उनका दहशतगर्दी के बारे में एक उसूली मौक़िफ़ हो, ये सारी चीज़ें देखें। तो आप ये कैसे कह सकते हैं ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए? बिल्कुल मीडिएशन के लिए इंडिया तैयार नहीं है। इंडिया को अभी भी यह है कि मर जाएंगे, कट जाएंगे, पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। लिहाजा ये वाली बात तो आप एक तरफ रखें। क्विकली जो है ना 2-1 बातें जरा कर लेते हैं कि जिस रिपोर्ट की बात हो रही है, ये ब्लूमबर्ग असल में बला क्या है और इसने जो मेन चीज की है वो क्या की है। देखिए, चाइना से लेके कनाडा तक और कनाडा से लेके टोगो और स्वाजीलैंड तक, जो जिसका नाम अभी यानी उन्होंने बदल दिया, एस्वाटिनी कर दिया है, उधर से लेके आ जाए इंडिया, पाकिस्तान, 3 जरीदे ऐसे हैं, 3 जगह ऐसी हैं जहां पे होता है कि जी ये कर रहे हैं ना बात तो ठीक कर रहे हैं। एक आपकी वॉल स्ट्रीट जर्नल है, एक आपका फाइनेंशियल टाइम्स है, और तीसरा आपका ये ब्लूमबर्ग है। ये 24 घंटे यानी 24/7 को होता है। इसका अगर आपने जाना है तो bloomberg.com पे जाइए। इनकी खुसूसियत क्या है? इनकी खुसूसियत ये है कि ये मुसद्दका बात करते हैं, ये तहकीक करके और फिर बताते हैं, और अनबायस होते हैं, ये बायस नहीं है, इसीलिए दुनिया इनकी बात सुनती है। और अगर पाकिस्तान की बात छोड़ दीजिए, इंडिया की बात छोड़ दीजिए, इनको ले लेते हैं जिनको पूरी दुनिया बशमूल चीन और रूस के मानती है कि ये ठीक कहते हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ट्रंप के साथ सिफारती कार्ड्स कामयाबी से खेले हैं। अब ये मैं नहीं कह रहा, ISPR नहीं कह रही, फॉरेन ऑफिस नहीं कह रहा, ये ब्लूमबर्ग कह रहा है। दूसरी बात, ब्राजील और भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को मुआहदे पर मुश्किलात नहीं आई। कौन कह रहा है? ब्लूमबर्ग कह रहा है, जिस पे दुनिया भर को एतबार है। तीसरी बात, भारत परेशान है, पाकिस्तान मुतमईन है। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। एक ऐसा मामला जिसको इस प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के मीडिया में सबसे ज़्यादा डिस्कस किया गया, और वो आज से नहीं, वो गुज़िश्ता 1 साल से हम बाकायदा तौर पर इसको डिस्कस कर रहे हैं, वो मौसमियाती तब्दीली का है, और हमने उसे हमेशा प्रायोरिटी के अंदर रखा। पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी कोई कॉन्फ्रेंस होती है मौसमियाती तब्दीली पर, कहीं भी कोई बात होती है, तो हम उसको हाईलाइट करते हैं और बताते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है, और उसकी ज़रूरत हमें हर साल इस सीज़न के अंदर नज़र आती है कि जो मौसमियाती तब्दीली कर रही है वो हम देख भी रहे हैं, भुगत भी रहे हैं, लेकिन क्या हम उसके लिए कोई तैयारी या इक़दामात भी कर रहे हैं या नहीं? इस पर आज ज़रा फिर से बात करेंगे और ज़रा लोकल सतह पर बात करेंगे, क्योंकि जो सैलाब की सूरत हाल इस वक्त मुल्क भर के अंदर नज़र आ रही है, उसमें अनएक्सपेक्टेड बारिशें, फिर क्लाउड बर्स्ट और फिर ग्लेशियर्स का पिघलना, बहुत से मामलात हैं जो मज़ीद तशवीश में मुब्तला कर रहे हैं। पीजे मीर साहब, ये बेकाबू सैलाब जो हम देख रहे हैं, क्या कोई इक़दामात काबू में ला सकते हैं इंतज़ामात को या मामूलात ज़िंदगी को? ये जो आप बातें कर रहे हैं और करते हैं और मुख्तलिफ चैनल जो करते हैं, ये इन ब्रॉडकास्ट को हम ही देखते हैं, दूसरे नहीं देखते जिनको देखना चाहिए। या तो ये अंधे हैं या ये इनके कान खराब हैं कि ये जो
अक्लमंदी की बातें हर चैनल पे जो करते हैं, इसको सुनते क्यों नहीं है? आप शुरू करें नॉर्थ से। आपकी डिफॉरेस्टेशन इतनी हो गई है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि सारी जो लकड़ी है वो जला के उन्होंने फ्यूल के लिए इस्तेमाल करते हैं। रिजल्ट क्या होता है? लैंडस्लाइड्स आती हैं। रिजल्ट क्या होता है? आपके दरिया नैरो हो जाते हैं। रिजल्ट क्या होता है? जब ये ग्लेशियर्स पिघलते हैं, आप आगे जाते हैं, रेले आ जाते हैं। रिजल्ट क्या होता है कि जो प्लानिंग जो होती है, ये जो आप प्लानिंग करते हैं, लोगों को देते हैं, घर बना दो, विदाउट प्लानिंग लोग दरियाओं के और इर्द गिर्द ऐसी जगहों पे अपनी विलेजेस बना लेते हैं और काश्तकारी करते हैं। एक रेला आता है, पर्टिकुलरली चिनाब पे जब आता है, वो उड़ा के सब ले जाता है। फिर चले जाए शहरों के अंदर, कराची इन पर्टिकुलर, ये जो आप कह रहे हैं एनवायरमेंट, मुझे अच्छी तरह याद है, ये जो थे इनके एमकेएम के नाजिम मुस्तफ़ा, इन्होंने बड़ी अच्छी एक स्कीम निकाली कि जिसने प्लास्टिक्स जितने भी हैं ड्रिग रोड के ऊपर, अब तक उसका नाम चेंज हो गया, उसके ऊपर, और वो क्या कहते हैं जी कि इसका करें आप, इसको ठीक करें, तो उसको ठीक करें, वो प्लास्टिक्स उन्होंने ठीक किए। अब जो एनवायरनमेंट की बात करते हैं, हमने डोमेस्टिक को भी खराब कर दिया है। और मैं क्रेडिट दूंगा यहाँ, ये नहीं अब लोग कहेंगे देखो जी ये पता नहीं कुछ चमचागिरी की बात कर रहे हैं, मैं जिंदगी में किसी का चमचा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये जो चीफ मिनिस्टर है मरियम नवाज, इन्होंने जो क्लीन लाहौर का प्रोग्राम किया है, हैट्स ऑफ टू हर। मैंने खुद जाके देखा है, एट रैंडम देखा है, क्योंकि बड़ी बातें हो रही थी। आप जाके देखेंगे कि लाहौर शहर को कितना साफ रख रहे हैं और गंदगी को गटरों में नहीं जाने दे रहे, उसको उठा के आप वेस्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा, मैंने आप ही के प्रोग्राम में लई नाले का जिक्र किया, मैंने जो कि सुआ में जाके आगे खराब होता है, सुआ का हाल देख ले भी क्या हुआ है। फिर उसके बाद लाहौर में ये है एक रोई नाला है, उसका देख ले वो कहाँ जाता है। और कराची में लियारी का गंदा पानी समुंदर के अंदर जाता है। तो मुझे बताओ किस एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे हैं? आपने को बात की है? आप पाकिस्तान कराची में 450 मिलियन गैलन का आप प्योर करके डालते हैं, क्या उसकी कैपेसिटी बढ़ाई है आपने? आपकी मछली जो है कराची की कोस्ट के ऊपर क्या मिल रही है? आर्सेनिक है उसमें। ये बताते क्यों नहीं है आपको कि आर्सेनिक उसमें से आ रही है? और लेकिन ये नहीं, वो बात ही नहीं करता इसके ऊपर। तो आपका सवाल बिल्कुल जायज है। ये इस सवाल को लोगों को ज्यादा सुनना चाहिए और इस पे अमल करें। नईम साकिब साहब, ना नेशनल असम्बली में हमें डिबेट होती हुई नज़र आती है, अखबार में भी बैक पेज पे होती है, सोशल मीडिया पर व्यू नहीं आता इस तरह की खबरों का, इसलिए लोग कंटेंट नहीं बनाते। तो क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला नहीं है? 1950 का सैलाब आता है, फिर 73 में आता है, फिर 1976 में आता है, 1992 में आता है, और फिर एक सुपर सैलाब आता है 2010 में, फिर 2011 में सिंध में सैलाब आता है, फिर ये 2022 का जो सैलाब जिसको अभी तक हम भुगत रहे हैं। कोई नई चीज़ तो है नहीं। और अगर आप ये कहते हैं कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही, बिल्कुल गलत बात है। देखिए हुकूमत क्या कर रही है। सिर्फ वो दो काम नहीं कर रही हुकूमत। देखिए, अगर वो इमरजेंसी यानी नाफिज कर देती है तो क्या ये कम है कि उन्होंने इमरजेंसी नाफिज कर दी है? बाद में बेनज़ीर आपका जो यानी इनकम सपोर्ट ग्रुप है वो हरकत में आ जाता है, फिर रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन जो है वो होनी शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद आपका फ्लड रिस्पांस जो है वो आ जाता है। ये कम है? इतना कुछ कर रही है हुकूमत। फिर उसके बाद ये है कि क्लाइमेट चेंज की बातें करती है हुकूमत। फिर उसके बाद जिनीवा में जाके आप जो है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अप्रूव करवाते हैं, दुनिया आपको देखती है। क्या ये कम है? सिर्फ दो काम हुकूमत नहीं कर रही तो क्या हुआ? मसलन ये कि जब सैलाब आने हैं, आपको पता है, तो वहाँ से इवैक्यूएशन कराएं, लोगों को वहाँ से निकालें। बस वो ये काम नहीं कर रही और आप हुकूमत के पीछे पड़ गए। वो सिर्फ ये काम नहीं कर रही, और दूसरा काम वो क्या नहीं कर रही? जब सैलाब आके गुजर जाते हैं तो बीमारियां आती हैं, बस ये है कि वो उसका इलाज नहीं कर रही, या उसके बाद जो घर टूट गए हैं बेचारे कच्चे मिट्टी के, उनको वो नहीं बना रही। सिर्फ ये दो काम नहीं कर रही, बाकी काम तो कर रही है। और जब एक हुकूमत ने इमरजेंसी, वो जब उसने नाफिज कर दी इमरजेंसी, तो बाकी क्या रह गया? ये आप सब बातें कर रहे हैं। और बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि हुकूमत पाकिस्तान 1950 से लेके आज तक सैलाब पे ये सारे का सारा सिलसिला इसी तरह से चल रहा है। और अच्छा है कि इसी तरह से चलता रहे, कम से कम लोगों को पता लगे जी सैलाब आ रहे हैं, इमरजेंसी नाफिज हो गई है। यानी कुछ आ रहा है, कुछ जा तो नहीं रहा ना। हिलाली साहब,
ये सिर्फ इस तरह नहीं है कि कहीं गांव देहात में होगा, ये तो गुंजानाबाद मेन शहरों में, कराची लाहौर में भी ऐसी सिचुएशन बन जाती है, इस्लामाबाद में हमने देखा ऐसी सिचुएशन बन जाती है, डोमेस्टिक सतह पर भी। तो हमें इक़दामात क्यों नहीं नज़र आते इवन लोकल बॉडीज़ की सतह पर भी? इसलिए कि कुछ इक़दामात हो नहीं रहे हैं, और ये सब बातें जो हम सुन रहे हैं कि इमरजेंसी, तो 1 मिनट लगता है इमरजेंसी डिक्लेयर करना और उसके बाद कुछ नहीं होता है। देखिए सीधी सादी बात यह है, मैं कराची वाला हूँ, मैं कराची में रहता हूँ, मैं एक अर्बनाइट हूँ। ये जो जेबी पीजे मीर कह रहे हैं रिगार्डिंग नॉर्थ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और सुना है कि कोई फॉरेस्ट रहा ही नहीं है। हवाई जहाज से ऊपर आओ तो पता चलता है कितना कॉन्ट्रास्ट है दूसरे मुल्कों से। मगर मैं आपको कह दूंगा एज एन अर्बनाइट लिविंग इन कराची, खुदा के लिए स्कूल्स में एक स्पेशल प्रोग्राम होना चाहिए कि सबको तैरना सिखाएं, इसलिए कि 2 बारिश के बाद तैरने की बड़ी ज़रूरत लगती है। और आप जैसा भी आपका सुएज सिस्टम है ही नहीं, एक्चुअली सुएज सिस्टम तो रिवर्स फ्लो होता है, जिधर से अंदर जाता है वो वापस ही उधर से ही निकलता है। तो एक तो आप लोगों को तैरना सिखाएं, बहुत सारे लोग मरते हैं बेचारे इसलिए उनको तैरना नहीं आता है। और दूसरी बात यह है कि जितने गाड़ियां हैं कराची में उतने सारे किश्ती भी आप रखें साथ घरों में, इसलिए कि वो फिर आपको इस्तेमाल करना पड़ता है, अदरवाइज यू कांट गेट एनीवेयर। तो आई मीन द स्टेट ऑफ अफेयर्स, माने जो स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं अच्छे एरिया में, पॉश एरियाज में, एलीट एरियाज में, DHA के तरह, इट इज डिसग्रेसफुल। तो बस दिस शोज ऑल, दिस एक्सप्लेन्स ऑल। मीर साहब एक लाइन में, मीर साहब एक लाइन में, ये जो नजमो साकिब साहब ने बात की है ना, इन्होंने नजमो साकिब साहब ने ऐसी बात की है जो पंजाबी के अंदर एक लफ्ज है गुजी, इन्होंने जो गुजी मारी है ना बड़े प्यार के साथ, ये अक्लमंदों को समझ आ गई होगी कि उनका मकसद यही है कि खुदा के लिए काम करो, इमरजेंसी और ये वो तो हम सब लगा देंगे। उनका मकसद यही है कि भाई काम करो, काम कोई नहीं कर रहा। जी नजम साहब, आज के सवालात मुख्तसरन। जी आपके सवालात से करते हैं कि आज का ज़रूरी सवाल ज़ौक मियाँ, एक वफाकी वज़ीर साहब ने फरमाया है कि ख़ान को कोई डील ऑफ़र ही नहीं हुई, अगर डील ऑफ़र होती तो वो मौका ज़ाया नहीं करते। ज़रूरी सवाल ये है कि मुल्क खुदादाद में सुना है या डील मिलती है या ढील मिलती है, और अगर ख़ान को ना डील मिल रही है ना ढील मिल रही है तो आपको खौफ किस चीज़ का है? ठीक, आज का गैर ज़रूरी सवाल, खबर के मुताबिक आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल मुंतकिल हो गई है, आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल मुंतकिल हो गई है, खबर आई है। गैर ज़रूरी सवाल ये है कि जो नौजवान CSS के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं और ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं, वो इम्तिहान दें या पुर्तगाल एम्बेसी में जाके सीधा सीधा वीज़े के लिए अप्लाई करें? हमारे नाज़रीन सोशल मीडिया पर अपने फीडबैक से आगाह करेंगे। आप रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।